नए चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से प्रोलॉग के साथ। दोस्तों, इस कार्डिनल वर्ल्ड में कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही सच्चे ड्रैगन्स रहते हैं, एटलीस्ट अब तक। लेकिन दोस्तों, जो सबसे पहला वाला ड्रैगन था वो आसमान से धरती पर आता है, जिसके बाद उसका किसी इंसानी मादा के साथ संगम होता है और उसी संगम ने आगे चलकर जन्म दिया ड्रैगन प्रिंसेस को। उस समय ड्रैगन ने मोस्ट ऑफ अपनी सारी ताकत उसकी छोटी सी बेटी को दे दी, यानी ड्रैगन प्रिंसेस को। और जो कुछ भी बची कुची उसके पास ताकत थी उसे क्रिस्टलाइज करके उसने एक और छोटे नन्हे ड्रैगन को बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो नन्हा ड्रैगन खुद उसके पिता का ही एक बॉडी डबल था। ड्रैगन प्रिंसेस पली बड़ी बिना ये जाने कि उसके असल माता पिता कौन थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक तसल्ली जरूर थी। वो खुश थी ये जानकर कि कोई और उसके साथ हो या ना हो, लेकिन उसका छोटा सा ड्रैगन दोस्त हमेशा ही उसके साथ रहेगा। उसका खाना पीना सोना जागना लगभग साथ में ही होता था, जैसे मानो वो सही मायने में एक भाई बहन की जोड़ी हो, और मानो जैसे उनके अच्छे दिनों का ये समय कभी नहीं ढलेगा। लेकिन ढला, और ऐसा अब्रप्टली ढला कि जैसे मानो ड्रैगन प्रिंसेस की आत्मा ही उसके शरीर से निकल गई हो, क्योंकि किसी बहुत बड़े सुनहरे साम्राज्य के राजा को ड्रैगन प्रिंसेस की ताकत चाहिए थी, और उसी कोशिश में उसने ड्रैगन प्रिंसेस के छोटे नन्हे से ड्रैगन दोस्त को मार दिया, जिससे ड्रैगन प्रिंसेस की भावनाओं को एक गहरा आघात पहुंचा। वो इतनी टूट गई कि उसका खुद पर काबू ही नहीं रहा, और गुस्से के मारे उसने उन कातिलों के साथ साथ उस राजा और उस पूरे साम्राज्य को ही भस्म कर दिया। यानी जो साम्राज्य दौलत और शौहरत की वजह से किसी वक्त सुनहरे कलर में जगमगाया करता था, उसी साम्राज्य को ड्रैगन प्रिंसेस ने अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करके इस कदर भस्म कर दिया कि उसके होने या ना होने का कोई निशान तक नहीं बचा। जब पूरे साम्राज्य को खत्म करने के बावजूद भी ड्रैगन प्रिंसेस का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो तब धरती पर 2 लोग आए उसे शांत करने के लिए, जिसमें से एक था डीमन लॉर्ड गी क्रिम्सन और दूसरी थी द क्वीन ऑफ स्पिरिट्स रामिरेज। इन दोनों के हस्तक्षेप करने की वजह से ही फाइनली ड्रैगन प्रिंसेस शांत हो पाई। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो गी क्रिम्सन और रामिरेज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा उस वक्त मिलिम के रैम्पेज को रोकने के लिए। और शायद यही वजह होगी कि आज रामिरेज की ताकत बाकी डीमन लॉर्ड्स के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इस पैनल में हम रामिरेज को एक ऐसे अंदाज में देख रहे हैं जैसा हमें अब तक देखने को नहीं मिला है। यानी वो यहाँ थोड़ी ज्यादा मैच्योर लग रही है कंपेयर टू हर करंट फॉर्म, और उसकी हाइट भी बड़ी है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक यही वो समय था जब रामिरेज ने अपनी ताकत खो दी होगी। उस वक्त दोस्तों शायद मिलिम को अंदाजा नहीं था कि उसने यहाँ क्या किया है, लेकिन मिलिम ने हजारों की तादाद में जब लोगों की जानें ली तो तब उनके सेक्रीफाइस ने मिलिम को एक डिमन लॉर्ड में इवॉल्व कर दिया। हाँ, अब हालांकि ये बात और है कि वो उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं चाहती होगी, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मिलिम के डिमन लॉर्ड में इवोल्यूशन ने उसके ड्रैगन दोस्त को भी जिंदा कर दिया था, लाइकली बिकॉज वो दोनों आपस में कनेक्टेड थे। और अब क्योंकि मिलिम के इवोल्यूशन ने ड्रैगन की ताकत को भी बढ़ा दी थी, तो उस ड्रैगन का फॉर्म भी बदल चुका था। ये देखकर मिलिम भी खुश हो गई, ये सोचकर कि उसका दोस्त अब वापस जिंदा हो गया है। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और ही थी। अब क्योंकि उस ड्रैगन की आत्मा पहले ही उस ड्रैगन के शरीर को छोड़ चुकी थी, तो उस ड्रैगन में अब सिर्फ कुछ भयानक भाव भी बचे थे, जो मोस्ट लाइकली मिलिम के गुस्से से ही पैदा हुए होंगे, जिसके अंदर उसकी खुद की कोई अपनी इच्छा थी ही नहीं, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा केओस ड्रैगन। कोई नहीं जानता कि वो ड्रैगन क्या चाहता था। क्या वो अपनी मौत का बदला लेना चाहता था, या फिर मिलिम के उदास होने की वजह से वो नाराज हो गया था, या फिर उसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन कारण जो भी हो, उस ड्रैगन ने इस दुनिया पर ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी कि उसके आतंक का कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था, जैसे मानो वो मिलिम की ही कोई नकल कर रहा हो। लोगों को डरते हुए और लोगों को वहां से भागते हुए देखकर मिलिम को पता चला कि ये ड्रैगन उसका वो दोस्त नहीं है जो पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से मिलिम ने खुद ही अपने हाथों से अपने ड्रैगन दोस्त को कहीं सील कर दिया। और ये पहला काम था जो मिलिम ने किया था डीमन लॉर्ड में विकसित होने के बाद, जिसे कई सदियों तक याद रखा गया। और ये कहानी दोस्तों तब से थालियन के इतिहास का हिस्सा रही है, जब से इस दुनिया का निर्माण हुए सिर्फ थोड़ा ही समय गुजरा था। और क्योंकि उस समय को अब कई हजार साल गुजर चुके हैं, तो इस कहानी का महत्व भी थालियन में बदल चुका है। आज भी इस कहानी को सॉर्सरर डायनेस्टी ऑफ थालियन में एक लेजेंड की तरह गिना जाता है। दोस्तों आपको याद होगी मेरी वो वीडियो जब टेम्पस में फाउंडिंग फेस्टिवल की तैयारियां चल रही थी, और तब वेल्डोरा ने केओस ड्रैगन के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताया था। वेल्डोरा ने रिमरू से कहा था कि केओस ड्रैगन एक प्रकार से एंसेस्टर है उन लेसर ड्रैगन्स का और उन मॉन्स्टर्स का जो उसके डिस्पर्स हो चुके ड्रैकोनिक ऑरा और उसके मैजिक यूज से पैदा हुए हैं। यानी केओस ड्रैगन खुद एक ओरिजिन है लंबे वक्त से चली आ रही ड्रैगन्स और दूसरे ड्रैकोनिक मॉन्स्टर्स की प्रजाति का। मिलिम कहती है कि ये कभी मेरा एक दोस्त हुआ करता था, और यही वजह है कि वो आज भी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है। रिमरू और मिलिम नोटिस करते हैं कि केओस ड्रैगन धीरे धीरे आसपास के मैजिक यूज को सोख कर अपनी ताकत के साथ साथ अपने आकार को भी बढ़ा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई नहीं कह सकता कि आगे चलकर इस दुनिया को किस किस तरह के नुकसान को उठाना पड़े। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जानते हुए भी मिलिम जैसी एक ताकतवर डीमन लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पा रही थी,
क्योंकि वो उसका दोस्त है। दोस्तों लाइट नॉवल के मुताबिक मिलिम की ताकत के साथ भी इस साइज के क्योस ड्रैगन को फिर से सील करना मिलिम और रिमरू दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि मिलिम के लिए इसे सिंपली एक मॉन्स्टर समझकर खत्म कर देना आसान है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा फैसला मिलिम तो क्या रिमरू खुद भी नहीं करेगा। लेकिन तब रिमरू को उस ड्रैगन के अंदर से एक रोशनी दिखती है। जब रिमरू ने इस बारे में राफेल से पूछा तो तब वो बताती है कि वो मोस्ट लाइकली स्पिरिट ड्रैगन की आत्मा होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं थी और तभी तो वो ड्रैगन कंट्रोल में नहीं है ना। क्योंकि अगर ये आत्मा होती तो वो मिलिम को पहचान लेता और वो दुनिया में तबाही लाने की कोशिश नहीं करता। राफेल कहती है कि ये सिर्फ एक अजम्पशन थी, क्योंकि ऐसी कहानी एरन ने उसे बताई थी। लेकिन एक्चुअल सैंपल को एनालाइज करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी भी जीवित व्यक्ति की आत्मा और उसकी एस्ट्रल बॉडी सचमुच में एग्जिस्ट करती है। यानी बेसिकली जो रिमरू ने देखा वो उस ड्रैगन का कोर होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्योस ड्रैगन की एस्ट्रल बॉडी की तरह उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी करप्ट हो चुकी है और अब वो धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा है। राफेल की ये बातें सुनकर रिमरू मुस्कुरा देता है और ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब रिमरू के पास कोई प्लान आ गया है और वो भी पक्का वाला। वो मिलिम को क्योस ड्रैगन के ऊपर हमला करने को कहता है, लेकिन मिलिम कहती है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि कमजोर अटैक उसके ऊपर काम नहीं आएंगे और ताकतवर अटैक उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो वो नहीं जानती कि वो यहाँ पर क्या करे। लेकिन रिमरू कहता है कि फिक्र मत करो, उसके कोर को छोड़कर तुम उस पर कहीं पर भी हमला कर सकती हो। बस इतना करना है कि तुम्हें फुल फोर्स के साथ अपनी ताकत को उसके ऊपर रिलीज करना है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इससे पहले क्रिप्टस के साथ किया था। बाकी मैं देख लूंगा। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन देखो वो ड्रैगन तुम्हारे लिए भी अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है खुद पर अपना कंट्रोल वापस लाने की, तो तुम्हें भी उसके लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और दोस्तों रिमरू की ये बातें सुनते ही मिलिम सीरियस हो गई और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। बस मिलिम के इतना कहते रिमरू फिर क्योस ड्रैगन की ओर बढ़ देता है। हालांकि वो भी श्योर नहीं है कि उसका ये प्लान काम करेगा भी या नहीं, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एक बात जानता है और वो ये है कि अगर उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मिलिम फिर पूरी तरह से गम में डूब जाएगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। और वैसे भी उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। रिमरू राफेल को इशारा करता है और वहीं दूसरी ओर मिलिम ड्रैगन पर अपना हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वो काम नहीं आता क्योंकि ड्रैगन मिलिम के हमले को अपने किसी बैरियर की मदद से रोकने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा लग रहा है कि रिमरू ने भी ये पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। जब तक मिलिम ड्रैगन का ध्यान खींच रही है तब तक रिमरू अपने मैजिक यूज को ड्रैगन के अंदर स्प्रेड करा के उसके कोर को ढूंढने की कोशिश करता है। हालांकि वो उसके कोर को ढूंढने में कामयाब तो हुआ, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका कोर काले घने ऑरा से घिरा हुआ है, ठीक वैसे जैसे मारियाबेल की मदद से यूकी गिरा हुआ था लड़ाई के समय, जो रिमरू को ये दिखाने के लिए काफी है कि यही ओमिनस ऑरा क्योस ड्रैगन को करप्ट कर रहा है और ये और कुछ नहीं बल्कि मारियाबेल की एवरेज का कमाल है। लेकिन दोस्तों रिमरू कुछ कर पाता उससे पहले ही वो देखता है कि वो काला घना ऑरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। राफेल उसे बताती है कि यूकी ने अभी अभी मारियाबेल को हरा दिया है, जिसकी वजह से अब उसका कोर मारियाबेल की एवरेज से अब आजाद हो चुका है और ये एकदम ही परफेक्ट टाइमिंग है रिमरू के लिए। तो वो अब फिर मिलिम से कहता है कि वो अपनी पावर्स की आउटपुट को जितना हो सके उतना बढ़ा दे। हालांकि मिलिम को फिक्र तो हो रही थी, लेकिन रिमरू उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्योस ड्रैगन का कोर मैंने पहले ही निकाल दिया है और अब जो बचा है वो है उसकी ड्रैकोनिक स्पिरिचुअल और एस्ट्रल बॉडी। जिसके बाद मिलिम बेफिक्र होकर अपने किसी मूव का इस्तेमाल करती है, जो देखकर रिमरू खुद भी हैरान हो गया था, क्योंकि डेफिनेटली उसने इतना पावर आउटपुट तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मिलिम से। हालांकि दोस्तों हमें यहाँ क्लियरली दिखाया तो नहीं गया कि मिलिम के अटैक का उस ड्रैगन पर क्या असर हुआ, लेकिन मिलिम कहती है कि वहाँ पर अब एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हमें रिमरू द्वारा पता चलता है कि मिलिम के ब्लास्ट ने उस ड्रैगन के बैरियर को तोड़ तो दिया है, लेकिन वो दोनों एनर्जीज इस तरह से आपस में कोलाइड कर गई कि वो मोमेंटरीली कंप्रेस होने लगती है, जो डेफिनेटली अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो रिमरू अपनी अल्टीमेट स्किल बेल्ज़ेबब का इस्तेमाल करता है उस कंप्रेस हो चुकी एनर्जी को टैंक करने के लिए, जो कामयाब भी हुआ। मिलिम रिमरू से पूछती है कि क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन रिमरू कहता है कि नहीं, असली काम तो अब होगा। अब दोस्तों रिमरू क्या करता है, क्योस ड्रैगन के कोर को उसके खुद के बनाए गए सूडोसोल्स में डाल देता है। अब दोस्तों आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये वही सूडोसोल है जो रिमरू ने लैब्रिंथ की लैब में बनाया था, ताकि वे ग्रीन फ्यूरी और बाकी के एडवेंचरर्स को आगे बढ़ने से रोक सकें, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे बॉस मॉन्स्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसके पास उस वक्त खुद ही कुछ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों सूडोसोल के साथ मर्ज होने के बाद कुछ क्योस ड्रैगन का अवतार सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसने रिमरू को भी परेशानी में डाल दिया। वो तुरंत ही मिलिम से पूछता है कि इसका अब तक कोई नाम है भी या नहीं। मिलिम कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो हमेशा से ही उसके ड्रैगन का नाम गाया रखने वाली थी। तो मिलिम उसी वक्त उस क्रीचर का नाम गाया रख देती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रिमरू उसके अंदर थोड़ी हलचल महसूस कर पाता है और एक हल्की सी रोशनी भी उससे दिखाई देती है।
और दोस्तों देखते ही देखते वो सूडो सोल ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े से अंडे में। वो मिलिम से कहता है कि इसके अंदर अब उसका ड्रैगन दोस्त है। हालांकि उसे हैच होने में थोड़ा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन फाइनली वो मैनेज कर पाया उसके पुराने ड्रैगन दोस्त को उसके लिए वापस लाने में। जिसके बाद रिमरू बड़े ही प्यार से वो अंडा मिलिम को दे देता है, और उसे पाकर मिलिम के क्या एक्सप्रेशंस थे हम यहाँ देख ही सकते हैं। वो तो ऑलमोस्ट रो पड़ी थी, लेकिन फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रिमरू के गले मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो जानती थी कि रिमरू पर भरोसा करना ही सही होगा। वो इतनी खुश थी कि उसे देखकर रिमरू भी थोड़ा भावुक हो गया। जिसके बाद वो लोग शियोन और बाकियों को मिलने के लिए फिर वहां से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों अगले पेज में हम देखते हैं कि काजिलिम और यूकी आपस में बातें कर रहे हैं। ये कुछ दिनों बाद की बात है। हालांकि शुरू में तो ये दोनों उन्हें धोखा देने या ना देने वाली बातें कर रहे थे, और ये भी कि यूकी के पास कैसे कोई रास्ता नहीं था मारियाबेल का उस वक्त साथ देने के अलावा। लेकिन हम इन सभी बातों को स्किप करेंगे क्योंकि अब जो कुछ भी होना था वो हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको इन बातों में दिलचस्पी है तो आप लोग पॉज करके लाइट नॉवल का ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। बाकी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। काजिलिम उससे पूछती है कि मारियाबेल की यूनिक स्किल चुराना भी क्या उसके प्लान का हिस्सा था, जिसका जवाब देते हुए यूकी कहता है कि हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो। दरअसल क्या है, डेडली सिंस वाली स्किल्स सारी यूनिक स्किल्स में से सबसे ताकतवर स्किल्स होती हैं, और यही वजह है कि मुझे हमेशा से ही कम से कम एक स्किल ऐसी चाहिए थी जो डेडली सिंस में आती हो। और ऐसा सुनने में आया है कि जितनी बड़ी चाहत होगी उतनी ही बड़ी और उतनी ही ज्यादा लालच से वो ताकत बढ़ेगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मारियाबेल की ये यूनिक स्किल उससे ज्यादा मेरे काम आएगी। और वैसे भी ग्रिड ने सिर्फ मुझे चुना इस स्किल के लिए, यानी मैं ज्यादा सूटेबल बंदा हूँ इस यूनिक स्किल को यूज करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद भी मैं डिमन लॉर्ड रिमरू को हरा पाता। काजिलिम कहती है कि हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि डिमन लॉर्ड रिमरू की ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा परे थी। लेकिन यूकी को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं हो रही है क्योंकि वो पहले ही प्लान बना चुका है। यूकी ने पहले ही प्लान बना लिया है कि अपने सारे किए कराए कामों का ब्लेम वो लोग मारियाबेल पर डाल देंगे। इससे क्या है कि वो एटलीस्ट फिलहाल के लिए किसी भी तरह से रिमरू के शक के दायरे से बाहर हो जाएगा, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। तो वो चाहता है कि हम कुछ वक्त तक के लिए कोई कदम ना उठाएं क्योंकि उसी में हमारी भलाई होगी। और वैसे भी किसी भी प्लान को जल्दबाजी में अंजाम देने की कोशिश करने का नतीजा उनके लिए घातक हो सकता है, खास करके अब जब उन्हें डिमन लॉर्ड रिमरू की ताकत का अंदाजा हो गया है। दोस्तों इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही यूकी को जब मारियाबेल की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था तो तब उसने कुछ अलग ही कहानी बनाकर रिमरू को सुनाई थी। शायद इसलिए क्योंकि वो मारियाबेल से जुड़े सभी एविडेंसेस को नष्ट करना चाहता था। यूकी ने रिमरू से कहा कि मारियाबेल ने इंजन रिएक्टर को चालू करके खुदकुशी की है। अब क्योंकि उस इंजन रिएक्टर के अंदर की एनर्जी बहुत ही लो थी तो धमाका भी बहुत छोटा हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ लो लेवल तक ही उस धमाके का असर पहुंचा और ओवरऑल डैमेज भी कम हुआ। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि अपनी कहानी को सच बनाने के लिए यूकी ने उस जगह को भी उड़ा दिया था जहाँ पर उसने मारियाबेल को मारा था। और यही नहीं, अपनी कहानी को और बिलीवेबल बनाने के लिए उसने सचमुच के इंजन रिएक्टर के सचमुच के टुकड़े भी वहाँ बिखेर दिए, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यूकी आखिर तक झूठ बोलने के लिए तैयार था। हालांकि मुझे समझ नहीं आता है कि यूकी के लिए इतना इलेबोरेट झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। वो सीधा सीधा कह सकता था कि उसी ने मारियाबेल को मार डाला है। लेकिन खैर, अब जबकि उसने इतना सारा झूठ बोल ही दिया है तो उसका कभी न कभी तो पर्दाफाश होना ही है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होगा। हालांकि दोस्तों काजिलिम इस वजह से भी अपसेट थी कि वो जिसके शरीर में है या उसके अंदर जिस व्यक्ति की मेमोरीज है वो एल्फ यहाँ खंडर में पहले रहा करती थी और वो अमृता शहर को अपना दूसरा घर मानती है। बाकी उसके क्या क्या ख्याल हैं आप लोग ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे भी स्किप करेंगे। और दोस्तों हमें यहाँ आगे पता चलता है कि मारियाबेल के सामने वो सब नाटक वाटक करने के पीछे का उसका मेन मकसद क्या था। उसका मेन गोल था रिमरू के नजर में उसे बेगुनाह साबित करने का, जिसमें वो कामयाब भी हुआ और उसी को वो प्रॉफिट मानता है। और साथ में उसे ये भी पता चला कि ब्लड शैडोज नाम का जो ग्रुप मारियाबेल ने रिमरू को मारने के लिए भेजा था वो होली मैजिक भी इस्तेमाल करना जानता था, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। और उन्हें ये भी पता है कि वेस्टर्न काउंसिल और होली चर्च के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर आप भूल गए तो मैं बता दूं कि काउंसिल को कंट्रोल करने वाले 5 एल्डर्स का जो हेड था वो वेस्टर्न होली चर्च में संडे प्रीस्ट के तौर पर काम करता था, जो बेसिकली 7 लुमिनारीज का हिस्सा था, यानी ग्रांड बेल रोसो। और दोस्तों ये सारी बातें उन्हें उन सोर्सेज से पता चली जिन्होंने फाल मेनेस की न्यूज को कवर किया था, जो जाहिर सी बात है कि उन्होंने 7 लुमिनारीज के बारे में भी लिखा ही होगा। यूकी काजिलिम से कहता है कि मैं कब से मारियाबेल के उन एक्शंस के बारे में सोच रहा हूँ जिसने वहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं मिला जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि मारियाबेल पर्टिकुलरली सिर्फ उस वक्त थी क्यों रिमरू को मारने के लिए इतनी उतावली हो जा रही थी, क्योंकि उसने ना कि सिर्फ डिमन लॉर्ड रिमरू से पंगा लिया बल्कि क्योस ड्रैगन को करप्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसने इनडायरेक्टली मिलिम से भी पंगा ले लिया।
बिना इस बात का एहसास किए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। क्योंकि चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि वो डीमन लॉर्ड रिमरू को हराने में या उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती, तो उसके बाद उन सबको फिर स्टॉर्म ड्रैगन के गुस्से का सामना करना पड़ता। इनफैक्ट वो स्टॉर्म ड्रैगन अपना पूरा गुस्सा पूरे के पूरे देश को तबाह करके निकालने की कोशिश करता। और मैं मानता हूँ कि किसी के अंदर भी किसी के लिए इतना गुस्सा तो नहीं हो सकता कि वो स्ट्रेट अप दो दो डीमन लॉर्ड और स्टॉर्म ड्रैगन से पंगा ले ले, क्योंकि इतना बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। काजलिम को भी ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, क्योंकि मारिया बेल ऐसी इंसान थी जो हर प्लान के रिस्क को पहले ही कैलकुलेट कर लेती थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने इतने बड़े और ऑब्वियस रिस्क को अपनी गिनती में ही ना लिया हो। दोस्तों, काजलिम के इस सवाल ने यूकी के लिए अपने थॉट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करने की जगह दे दी। यूकी कहता है कि हो सकता है कि उसने पहले से ही अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर लिया हो। माने उसने पहले ही शायद ये सोच रखा होगा कि इस रिस्क के बदले में उसे एटलीस्ट कितनी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड रिमरू की बढ़ती ताकत और उसके देश के बढ़ते इकोनॉमिक कंडीशन से कब से ही परेशान और डरी हुई रहती थी। तो जाहिर है कि वो तैयार थी कुछ कुर्बानियां देने के लिए और ये रिस्क लेने के लिए, ताकि उसे लॉन्ग टर्म में फायदा हो। लेकिन फिर भी उसके लिए इतने बड़े रिस्क को लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, अनलेस उसके पास इतने बड़े रिस्क को काउंटर करने का कोई तरीका ना हो। लेकिन अब जाहिर है कि उसने जो कुछ भी सोचा था वो यहाँ उसके लिए काम नहीं आया, क्योंकि एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाई कि उसके इस तरह से जल्दबाजी करने का अंजाम क्या होगा। शायद वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाई कि दो दो डीमन लॉर्ड और एक सच्चे ड्रैगन से पंगा लेने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ सकती है और उसे बदले में कितना फायदा होगा। लेकिन फिर भी मारिया बेल ने ये रिस्क लिया तो जरूर कुछ ना कुछ सोच कर ही लिया होगा। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो, लाप्लाज ने इनर सैंक्टम में और फिर बाद में किससे पंगा लिया था? काजलिम कहती है कि वो डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन था। यूकी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अगर डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन को लाप्लाज ने मार दिया था तो उसी दिन ऑक्टाग्राम में कौन गया था फिर? काजलिम चौंक गई। अगर मेरा अंदाजा सही है तो होली चर्च में असली वाले डीमन लॉर्ड का बेस है, यानी जो डीमन लॉर्ड ऑक्टाग्राम में मौजूद था वो असली वाला डीमन लॉर्ड था, यानी वो गॉड जिसे होली चर्च वाले मानते हैं। तो तुम कह रहे हो कि गॉड लुमिनस ही डीमन लॉर्ड वैलेंटाइन है? बिल्कुल सही, जिसका मतलब है कि अगर नकली वाला डीमन लॉर्ड अगर लाप्लास को टक्कर दे सकता था तो फिर लुमिनस उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। और ग्रांड बेल अब क्योंकि होली चर्च का ही एक पादरी था तो जाहिर है कि उसे भी इस सच के बारे में पता तो जरूर होगा, और मारिया बेल को भी। यानी मारिया बेल को लगा कि अगर किसी तरह वो रिमरू को खत्म करने में कामयाब हो गई तो गॉड लुमिनस और होली चर्च खुद ही वेस्टर्न नेशंस को बचाने के लिए आगे आएंगे स्टॉर्म ड्रैगन के खिलाफ, और ब्लड शैडोज का होली मैजिक इस्तेमाल करना इस बात का सबूत है। काजलिम कहती है कि अगर आपकी ये डिडक्शन सही साबित हुई तो फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि हम ग्रांड बेल रोसो और उसके धंधों से दूर रहें। यूकी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, इसलिए तो हम अपने बिजनेसेस को और अपने ऑपरेशंस को ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे। यानी यूकी के पास ऑलरेडी एक प्लान रेडी है कि अब आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि उसे इस दुनिया का राजा बनना है और ये उसका कोई मजाक नहीं है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अगले पैनल में रिमरू को उसके ऑफिस में देखते हैं। आप लोग चाहें तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली वही लिखा है जो यूकी ने मारिया बेल के बारे में उसे जो बताया था, यानी वही खुदकुशी वाली बात। वहां से लौटते ही रिमरू और काजिलिम उस पूरे खंडर को फिर से रिस्टोर करने पर सहमत हुए थे, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि इस पूरी जगह को एक म्यूजियम में तब्दील करके यहाँ के सभी आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले पर रखा जाएगा, यानी जो भी चीजें उन्हें वहाँ खुदाई के दौरान मिली थी। रिमरू का प्लान है कि इस पूरी जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप किया जाए, जहां आगे चलकर भविष्य में मैजिक ट्रेन का स्टेशन भी बनाया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा रिमरू यहाँ खुश है ये सोचकर कि यूकी बेकसूर साबित हुआ और अब वो और यूकी फ्रीली अपने डेवलपमेंट प्लान्स को कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रफेल उसे टोकते हुए कहती है कि ऐसा कब हुआ। इनफैक्ट यूकी के ऊपर उनका डाउट अब सच में बदल चुका है, यानी वो एक नंबर का सांप है। ये रफेल नहीं, मैं कह रहा हूँ। रफेल कहती है कि वहाँ गुफा में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक नाटक था, यानी यूकी जो कुछ भी कर रहा था वो सब अपनी मर्जी से कर रहा था। तो तब रिमरू कहता है कि ये सब तूने पहले क्यों नहीं मुझे बताया। रफेल कहती है क्योंकि उस वक्त यही एक्शन उसे ज्यादा कन्वीनियंट और एडवांटेजियस लगा। यानी बेसिकली रफेल ने ऐसा रिमरू के लिए किया क्योंकि उस वक्त रिमरू को उस बंदे को मारने का दुख सता रहा था, जबकि उसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। लेकिन फिर भी वो इस बात को जुटला नहीं सकता कि उस गाइये नाम के साइड के बिसाइड कैरेक्टर को रिमरू ने मारा। रिमरू को अब एहसास हुआ कि रफेल ने उसे उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि रफेल को लगा होगा कि वो मारिया बेल को या फिर यूकी को नहीं मार सकता होगा। वो ऑलरेडी इमोशनली गाइये की वजह से खुद को थोड़ा गलत समझ रहा था, और ऊपर से अगर रफेल यूकी की सच्चाई उसे उस वक्त बता देती तो रिमरू इमोशनली वैसे ही अनस्टेबल हो जाता। और ये सुनकर रिमरू अब खुद को बहुत ही अनरिलायबल महसूस कर रहा है। रफेल कहती है
कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो रिमरू को और टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, रिमरू को नहीं लगता कि ये सही तरीका है सिचुएशंस को हैंडल करने का। तो इसलिए वो रफाएल से कहता है कि अब से वो हर चीज उसे बताए ताकि उस वक्त क्या करना है क्या नहीं उसका फैसला वो उसी वक्त ले सके, क्योंकि उसे सिचुएशन को फेस करने आना चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक डिमन लॉर्ड है और ऊपर से एक पूरे के पूरे देश का राजा भी। रिमरू उसके बाद फिर डिसाइड करता है कि यूकी चाहे कोई भी तौर तरीके क्यों ना इस्तेमाल कर ले, वो उसके एम्बिशंस को कुचल कर ही रहेगा, क्योंकि रफाएल की मदद से वो बिना पीछे मुड़े आगे चल सकता है और वो भी बिना कोई गलती किए। और दोस्तों ये सब रफाएल सुनती तो है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उस वक्त रिमरू को अपने दिल में महसूस हुआ कि ये सुनकर रफाएल मुस्कुराई जरूर है। उसके बाद फिर चैप्टर के आखिरी पेज पर हम किसी 3 लोगों को देखते हैं जो किसी अननोन जगह पर आए हैं। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि ये 3 लोग और कोई नहीं बल्कि लाप्लास, फुटमैन और टीयर हैं और वो आए हैं यहाँ डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल से मिलने। दोस्तों इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसी छोटी मोटी लाइट नॉवल की इन्फॉर्मेशन थी जो इस चैप्टर में कवर नहीं की गई। हो सकता है कि वो लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करें, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगर नेक्स्ट चैप्टर में नहीं भी होंगी तो मैं याद करके नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में तुम्हें बता ही दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie, birds I'm flowing. He could drain my money growing. Give me brain war, total soaking. Squirtle squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rub it with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion. Yeah. Johnny Grove, I'll hit you with a leaf.